हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सैलरी को डिस्कस करेंगे, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ साथ चार्जिंग सेक्शन 15 को भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 दोनों में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मेंशन है वो यहाँ पे हम समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात सैलरी की करते हैं ना, तो हमें पता है कि इनकम टैक्स एक्ट ने कहा है किसी भी पर्सन के इनकम को 5 हेड के अंदर कैलकुलेट करना है। इन्हीं 5 हेड के अंदर उनकी इनकम को हम मेंशन करेंगे और फिर टोटल जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसमें डिडक्शन देंगे और फिर टोटल इनकम लगा के उस पे टैक्स लगा देंगे, राइट। तो अब ये जो 5 हेड है ना, उसमें जो सबसे पहला हेड होता है वो हमारा होता है सैलरी का, राइट। तो बोला गया कि इनकम टैक्स एक्ट ऐसा मानती है कि किसी भी पर्सन की हमारे इंडिया में अगर बात करें तो जो मैक्सिमम या मेजॉरिटी जो है वो ये ऐसे पर्सन की है जो सैलरीड पर्सन आते हैं ना, सैलरीड की कैटेगरी में आते हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसा वर्क करते हैं जिसमें उनको सैलरी रिसीव होती है, इसीलिए किसी भी पर्सन की इनकम का जो सबसे मेन सोर्स होगा या जब सबसे पहला सोर्स माना गया वो सोर्स माना गया सैलरी को, ठीक है। तो सैलरी 5 हेड में सबसे पहली हेड कौन सी होती है? सैलरी, जिसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक सैलरी को एक्सप्लेन किया गया, राइट। तो यहाँ पे 15 से लेके 17 तक में सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, कब चार्ज की जाएगी, है ना, उसमें क्या डिडक्शन आपको मिलेंगे, क्या छूट मतलब अवेलेबल रहेगी, किस चीज किस तरह की इनकम को हम सैलरी कहेंगे, ये सारी बातें मतलब सैलरी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे प्रोविजन आपको सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 के अंदर मिल जाएंगे, राइट। इन्हीं प्रोविजन के बेसिस पे हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करके असेस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी पर्सन की, राइट। अब अगर बात करें इनकम टैक्स एक्ट 2025 की, तो ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 15 टू 19 हो गया। तो मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता था 15, 16, 17 सिर्फ ये 3 सेक्शन, राइट। बाकी उसमें सब सेक्शन वगैरह करके उन्होंने सब कुछ बताया, सारे प्रोविजंस मेंशन किए। पर इनकम टैक्स एक्ट ने सीधा कर दिया 15, 16, 17, 18 एंड 19। ये टोटल सेक्शन है जिसमें हम सैलरी को डिफाइन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे इसके प्रोविजंस मिलेंगे और किन रूल को हमें फॉलो करना है, किन के बेसिस पे हमें चलना है, वो ये सेक्शंस हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी टर्म का क्या मतलब हुआ, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या कहा गया, इनकम टैक्स ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि देखिए किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय को उनकी सर्विसेज के बदले जो कोई भी पेमेंट रिसीव होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सैलरी कहते हैं। और वो एज अ सैलरी चार्जेबल होगी, राइट। तो मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे और भी चीजें एक्सप्लेन की गई, जिसमें एक चीज और बताई गई कि ये जो आपको पेमेंट रिसीव होगी ना, वो मॉनेटरी वैल्यू में हो या नॉन मॉनेटरी वैल्यू में हो, मतलब किसी भी फॉर्म में हो, पैसे एज अ कैश, एज अ बैंक में आपके अमाउंट आ रहा, मनी मनी के टर्म में आ रहा है, या नॉन मॉनेटरी टर्म्स मतलब इन काइंड आपको मिल रहा है। पर अगर आपको आपकी सर्विसेज के बदले आपने ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे अपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके अगेंस्ट आपके एम्प्लॉयर के थ्रू आपको कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है, इन कैश और इन काइंड, वो सब के सब क्या माने जाएंगे? सैलरी माने जाएंगे और वो टैक्सेबल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है कि सैलरी के लिए जरूरी है कि आपके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन हो, राइट। मतलब जो एसएससी है हमारा, जिससे हमें टैक्स लेना है, बीइंग एन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिनसे आपको टैक्स लेना है, वो जो एसएससी है वो एम्प्लॉई की कैटेगरी में आता हो, है ना। मतलब उसका जिससे जिससे भी उसको पेमेंट रिसीव हो रही है वो एम्प्लॉयर ही हो। मतलब उसमें आगे भी बताया गया कि मतलब जैसे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होता है ना, कि उन्होंने कुछ वर्क दिया और आप बीइंग एन ऑब्लिगेटरी उसको कंप्लीट किए हों, उसकी वजह से आपको पेमेंट रिसीव हो। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर आपका फॉर्मर एम्प्लॉयर भी हो सकता है, करंट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, पहले किसी के यहाँ काम किया था, पेमेंट बची हुई थी, बाद में मिली गई, तो वो भी सैलरी ही मानी जाएगी। तो फॉर्मर एम्प्लॉयर भी हो सकता है, करंट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, फ्यूचर एम्प्लॉयर भी हो सकता है, राइट। एम्प्लॉयर मतलब बस एम्प्लॉयर होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो हम इसको कहते हैं, इनसे मिलने वाली पेमेंट को ही हम कहेंगे कि ये सैलरी है और इनकम
टैक्स में सैलरी हेड के अंदर इसको चार्जेबल करेंगे। अब जब हम सैलरी पूरा पढ़ने जा रहे हैं ना, ये जितने भी सेक्शन मेंशन करके बताए जा रहे हैं, बेसिकली हमको इसमें पढ़ना क्या है, हम सैलरी को कैलकुलेट करेंगे कैसे? अगर मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक हो और आपको कोई आइडिया नहीं है, आप तो आप ये जानना चाहोगे ना कि ये सैलरी एक हेड है। जब बोला जा रहा है कि भई 5 हेड होते हैं, तो फिर सैलरी का अकेले कैलकुलेशन बस इतनी सी बात में हो जाना चाहिए। फिर सैलरी में इतनी सारी बातें कैसे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? तो देखिए, हर एक हेड का अपना एक फॉर्मेट होता है, हर एक हेड का। और जब हर एक हेड से हम उस इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं, तब उसको हर एक हेड के अंदर मेंशन करते हुए इन पाँचों हेड की टोटल इनकम लगाते हैं और फिर उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हुए डिडक्शन लेस करके टोटल इनकम बना के उस पे टैक्स लगा देते हैं। इसका मतलब हर एक हेड का अपना एक फॉर्मेट है, अपना एक अलग से कैलकुलेशन है, अलग से असेसमेंट है, क्योंकि हर एक हेड में बहुत लंबे-लंबे प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। तो जब अब बात हम सैलरी की करेंगे, तो सैलरी में हमें क्या पढ़ना है, हम उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका एक फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं। बेसिकली मतलब इसी तरीके से हम सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे बेसिक सैलरी आपकी क्या मिल रही है, फिर आप उसमें ऐड करेंगे आपको अलाउंस क्या मिलता है। अब अलाउंस क्या होता है, ये इन्हीं जो सेक्शंस मेंशन है उसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो अलाउंस क्या है, मतलब इन कैश जो आपको मिल रहा है बेनिफिट और एडिशनल बेनिफिट सैलरी के अलावा। परक्यूजिट्स आपको इन काइंड कुछ मिल रहा है ना। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, आपको कोई एरियर था बहुत पहले का वो मिल रहा है या कुछ एडवांस में मिल रहा है सैलरी में। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के बजाय आपको कुछ मिल रहा है ना, सो वो यहाँ पे आ जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम पे आपको कुछ भी मिल रहा है क्योंकि आपने सर्विसेज रेंडर की, तो आपको वहां से मिल रहा है, जैसे ग्रेचुटी वगैरह हो गया, पीएफ हो गया, ये सारी चीजें मिलती है। लीव इनकैशमेंट हो गया, तो ये सब चीजें आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में आएंगी। इसके अलावा पेंशन हो गई, ये सब, ये जो कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है, ये सब क्या कहलाएगा, सैलरी कहलाएगा। फिर इस सैलरी में से हम कुछ छूट भी देते हैं ना, कि मतलब कि ठीक है आपको सैलरी मिल रही है, हम पूरा का पूरा इनकम बना दें और फिर पूरे पे टैक्स ले लें, नहीं ऐसा नहीं है। हम आपको कुछ छूट देते हैं, कुछ खर्चों के लिए आपको अलाउ करते हैं, तो उसी को हम कहेंगे डिडक्शन। तो ये डिडक्शन पांचों हेड में से मिलने वाला डिडक्शन नहीं है, ये डिडक्शन हर एक हेड का अपना जो छूट होता है वो है। तो ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय को ही ये डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपको सिर्फ पीजीबीपी से इनकम होती है और सैलरी से कोई इनकम नहीं होती है और आप चाहे ये डिडक्शन आप ले ली, तो आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन उन्हीं को क्लेम करने को मिलेगा जिनकी इनकम सैलरी हेड से होगी। तो हर एक हेड का अपना पर्सनल डिडक्शन होता है, राइट। सो हम जब ये सारी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे एज अ सैलरी, तो हम उसमें सैलरी से रिडक्शन लेस करेंगे। जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे दिया गया डिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम पे आपने देखा होगा कि जैसे कि आप डॉक्टर हैं या कोई आप सीए वगैरह हैं, है ना? या फिर आप एडवोकेट्स वगैरह हैं, तो आपको अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कराना पड़ता है, तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है, आपको टैक्स पे करना। तो वो उस तरह का कुछ अगर आप पेमेंट करते हो, तो वो सब यहाँ पे छूट मिलती है। तो वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक खर्चों के लिए स्टैंडर्ड मान लिया गया कि इतना खर्चा हो जाएगा, तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी मेंशन किया गया। ये 3 आपको डिडक्शन पढ़ने हैं। बेसिकली यहाँ जितना कुछ मेंशन है ना, ये सब आपको पढ़ना है और इन सब का टोटल लगा के आप कहेंगे कि ये वो इनकम है जो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होने वाली है। यही मेरी सैलरी इनकम है। क्लियर है? तो आपको यहाँ अलाउंस कितने तरह के होते हैं, कैसे होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, वो सब पढ़ना है। परक्यूजिट की कैलकुलेशन पूरी पढ़नी है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की पढ़नी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की पढ़नी होगी, पेंशन्स पढ़ना होगा, पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, सब कुछ आपको पढ़ना होगा, राइट। इसी तरह डिडक्शन में इन तीनों डिडक्शन को पढ़ना होगा। इज इट क्लियर? तब जाके हम पूरा सैलरी कैलकुलेट करके रख पाएंगे और फिर उसको हम बताएंगे कि ये मेरी सैलरी से होने वाली एग्जैक्ट इनकम है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सैलरी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। तो जो इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी मेंशन किया गया है, तो उसको मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 1961 के अकॉर्डिंग 3 मेजर सेक्शन में इसको पूरा डिफाइन कर दिया गया है। सारे प्रोविजन जितना कुछ मैंने अभी फॉर्मेट में बताया ना, वो सब कुछ इसी 3 सेक्शन के अंदर बता दिया गया। कौन-कौन से वो सेक्शन है? पहला सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 15, जिसको हम कहते हैं चार्जेबिलिटी सेक्शन, है ना। चार्ज कब करेंगे, सैलरी मानेंगे कब? तो वहां पे बताया गया कि भाई सैलरी ड्यू हो रही हो, मतलब अभी रिसीव नहीं हुई है, सिर्फ आपने काम किया। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप जॉब पे जाते हैं, आप 5 दिन भी जॉब पे गए, तो आपने वहां 5 दिन का काम किया। अब भले आप छोड़ दीजिए उस जॉब को, पर आपने 5 दिन की सर्विस रेंडर की है वहां पे, तो इसीलिए उस 5 दिन की आपकी सैलरी बन जाती है। तो जिस दिन भी हम काम करते हैं ना, हमारी सैलरी ड्यू हो जाती है। रिसीव हमें महीने के अंत में होती है या नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में होती है, वो डिपेंडिंग की ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपको पे कर रही है। बट ड्यू कब हो गई? ड्यू हो गई, आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपकी ड्यू हो गई।
है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि सैलरी जो चार्जेबल होता है ना, वो ड्यू हो या रिसीव हो, जो भी हो उसके बेसिस पे होता है। अलाउ जो पहले हो जाए उसके बेसिस पे हो जाता है। एडवांस है, एरियर है, ये सब हमारा सैलरी मानी जाती है, ऐसा चार्जेबिलिटी सेक्शन कहेगा। ठीक है, अभी हम इनको इसी में पढ़ेंगे, सेक्शन 15 अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन बताया गया सेक्शन 16। सेक्शन 16 बेसिकली डिडक्शन का सेक्शन है कि सैलरी में हमें छूट किसका मिलेगा। तो 3 छूट जैसे फॉर्मेट में देखा, 3 ही तरीके की छूट मिलेगी। एक हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कि मैक्सिमम इतना आप सबको मिलेगा, स्टैंडर्ड है ये, सबको इतनी छूट मिल जाएगी, है ना? जो भी सैलरी का पर्सन है, जिसको भी सैलरी से इनकम हो रही है, सबको इतना पैसा तो मिलनी है छूट। दैट इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना? उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, ये 3 जो है आपको सेक्शन 16 के अंदर डिडक्शन पढ़ने होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बेसिकली कहा गया कि सैलरी को डिफाइन करने वाला सेक्शन है, जिसमें बताया गया कि इस सेक्शन में बताया गया कि सैलरी की डेफिनेशन क्या है ना? तो उसमें 3 क्लॉजेस बताए गए, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 17 सब सेक्शन 3। अब इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस और सब क्लॉजेस मेंशन करते हुए इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया। तो वहां पे डिफाइन किया गया कि सैलरी मतलब सैलरी हो गया, परक्विजिट हो गया और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हो गया। ये 3 चीजों को सैलरी बोला गया है। ठीक है, तो यही वो 3 सेक्शन है जो आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। और अभी मतलब आपका नेक्स्ट ईयर तक समझिए कि आपको यही 3 सेक्शंस पढ़ते रहने होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में यूनिवर्सिटीज अभी सिलेबस में 1961 के अकॉर्डिंग ही चीजों को मेंशन कर रही हैं। 2025 एक्ट का जो सेक्शन है वो 2026 से एप्लीकेबल होगा और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज उसको अपने सिलेबस में लेके आएंगी। तो टिल देन आपको यही सब चीजें पढ़नी है। फिर भी हम आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बता दे रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 का भी। सो वहां पे आपको सेक्शन 15 से लेके 19 कवर किया गया, जहाँ पे सेक्शन 15 में सैलरी बताया गया, 16 में इनकम फ्रॉम सैलरी बताई गई, है ना? बेसिक सैलरी मतलब क्या-क्या चीजें, वेजेस वगैरह जो कुछ है। 17 आपका परक्विजिट बताया गया, 18 आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बताया गया और 19 आपका डिडक्शन बताया गया। अब आपको अगर ध्यान हो, सेक्शन 15 जो सैलरी वो चार्जेबिलिटी सेक्शन वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। सेक्शन 16 आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन कहता था और इन्होंने क्या कह दिया कि यहाँ पे सैलरी को डिफाइन करेगा। 17 में वो डिफिनेशन देते थे सबसेक्शन 1, 2, 3 के अंदर, तो वही यहाँ पे सबसेक्शन 1 जो था वो 16 बन गया, सबसेक्शन 2 जो था वो 17 बन गया, सबसेक्शन 3 जो था वो 18 बन गया और जो डिडक्शन था वो 19 बन गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सिंप्लीफाइड हो गया है। जो कोई फ्रेश पढ़ेगा, 1961 नहीं पढ़ेगा, उसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये सैलरी हो गया, ये इनकम फ्रॉम सैलरी, ये परक्विजिट, ये लीन सैलरी और ये डिडक्शन हो गया सैलरी का, राइट? तो ये हमारे क्या हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से सेक्शंस हो गए। प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम ही जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 15 की, राइट? चार्जेबिलिटी सेक्शन जो जिसे हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज, है ना? किसके बेसिस पे हम सैलरी एज अ इनकम ट्रीट करेंगे और उसे टैक्स के लिए चार्जेबल करेंगे। तो ये चार्जेबिलिटी सेक्शन हमें क्या बताता है कि ये एप्लीकेबल कब होगा। ठीक है, किन किन चीजों पे ये एप्लीकेबल होगा सैलरी। ठीक है, तो सेक्शन 15 हमें चार्जेबिलिटी सेक्शन, एप्लीकेबिलिटी सेक्शन बताती है। तो आपका ये सेक्शन कहता क्या है? तो चार्जिंग सेक्शन कहता है 3 चीजें कहेगा। ठीक है, यही इसका आपका क्लॉज में आ जाता है, ए बी सी करके आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या है? पहला कहता है कि आपको कब मानना है, एप्लीकेबल कब होगा सैलरी। उन्होंने कहा कि देखिए सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू या रिसिप्ट बेसिस, जो भी पहले हो जाए, आपके एम्प्लॉयर के थ्रू या फॉर्मर एम्प्लॉयर के थ्रू, अगर आपको कुछ भी रिसीव हो रहा है या आपको ड्यू हो गया, ड्यू या रिसीव में जो भी पहले हो गया, उसी के बेसिस पे हम आपकी सैलरी को चार्जेबल कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ड्यू या रिसिप्ट में जो पहले हो गया, ड्यू मतलब आपने किया है, अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, और रिसीव मतलब पेमेंट रिसीव हो गई। तो कंडीशंस आती है ना कि कई बार आपने काम नहीं किया, आपको पहले पैसा रिसीव हो गया। कई बार ऐसा होता है कि काम कर दिया पर फिर भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है ना? 3-3 महीने की सैलरी नहीं आई है। ठीक है, अब जैसे ये साल पूरा कंप्लीट हो गया पर सैलरी सिर्फ 6 ही महीने की आई है, तो साल भर आपने काम किया पर सैलरी सिर्फ 6 महीने की आई है, तो इनकम टैक्स क्या आपकी सिर्फ 6 महीने की सैलरी को इनकम मानेगा? नहीं, वो पूरे 12 महीने की सैलरी कैलकुलेट करेगा। तो वही बोला, ड्यू या रिसीव। तो ड्यू तो हो गई थी ना, आपने 4 ही महीने काम किया, आपने मतलब पूरे साल भर काम किया पर सैलरी आपको सिर्फ 4 महीने की आई है, 6 महीने की सैलरी आई ही नहीं, दी ही नहीं आपके एम्प्लॉयर ने। तो क्या इनकम टैक्स सिर्फ 4 महीने की इनकम मानेगा? याद रखिएगा, नहीं नहीं नहीं, यही ड्यू का मतलब है। वो पूरा का पूरा 12 महीने की सैलरी करेगा, क्योंकि आपने सर्विस रेंडर कर दी है। इसीलिए बोला जा रहा है ड्यू या रिसीव, जो पहले हो जाए आपको उस बेसिस पे सैलरी को कैलकुलेट करना है। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर आता है आपका दूसरा, क्या कहता है
कहता है वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस, कोई भी सैलरी अगर आपको एडवांस में पेमेंट रिसीव हो गई है, जिस मतलब इज एसेस्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि इस साल मैंने भी सर्विस रेंडर नहीं की है, फिर भी मुझे मेरा एडवांस में सैलरी रिसीव हो गया है, तो अब क्या होगा, अब ये इसी साल की इनकम मान ली जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगा। ये नहीं होगा कि भाई जब ड्यू होगा तब हम उसको इनकम मानेंगे उस महीने और फिर उस पर टैक्स देंगे, नहीं। एडवांस सैलरी रिसीव हो गई तो भाई कर दो उसको। तो एडवांस में अगर आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है तो जिस ईयर रिसीव हो रहा है वो उसी ईयर की इनकम ट्रीट की जाएगी, ना कि उस ईयर के जिस ईयर वो ड्यू हुआ था। इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट बिकम्स ड्यू। जिस साल वो एक्चुअली ड्यू होगा उस साल की इनकम हम उसको नहीं मानेंगे, ना उस साल लेके जाएंगे कि भाई उस साल हम टैक्स देंगे, ना आपको इसी बार देना पड़ेगा। सो एडवांस जब रिसीव किया तभी आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। थर्ड क्या आता है कि एरियर्स का केस। एरियर का केस क्या कहता है कि अगर कोई एरियर्स था, कोई बकाया था, मतलब आपने काम किया था पेमेंट आया ही नहीं था और आपको अब रिसीव हुई है ना, हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड ऑन ड्यू बेसिस, द सेम कैन नॉट बी टैक्स अगेन व्हेन इट इज पेड। तो अगर कोई एरियर आपको रिसीव हो रहा है और आपने उसको ड्यू बेसिस पे मान के पहले इस पर टैक्स दे दिया था और बकाया था वो पैसा और बाद में आपको रिसीव हुआ, तो इनकम टैक्स कहती है ऐसा नहीं कि फिर अब रिसीव हो गया तो अब टैक्स दीजिए, नहीं नहीं। जब ड्यू बेसिस पे आपने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है उस पे, तो आपको दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अगर कुछ बकाया पैसा था, जैसे मैंने कहा ना कि 4 महीने की सैलरी दी गई, 6 महीने की सैलरी दी नहीं एम्प्लॉयर ने, तो इनकम टैक्स ने तो पूरा 12 महीना कैलकुलेट कर लिया। अब इस 6 महीने की जो सैलरी है वो आपको दूसरे या तीसरे साल रिसीव हो रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कहेगा कि 12 महीने की इस साल वाली तो करेंगे और जो 6 महीने की और आपको मिली है वो भी हम इस तरह से 18 महीने की सैलरी आपकी कैलकुलेट करके आप पे टैक्स लगाएंगे, नहीं। हम उस 6 महीने पे ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं जब ड्यू था, तो इसलिए हम दोबारा टैक्स नहीं देंगे। तो वही कह रहा है कि अगर एरियर है और वो टैक्सेबल हो चुकी है जब वो ड्यू थी तभी, तो हम उस पर दोबारा टैक्स नहीं देंगे जब वो पे हुई है तब। क्लियर है? तो यही 3 मेन चार्जिंग सेक्शन आपसे कहते हैं। अब हम ना एक बार चार्जिंग सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ये मैंने इन शॉर्ट आपको समझाया, मतलब एक अलग लैंग्वेज में समझा दिया कि ड्यू एंड रिसीट बेसिस पे जो भी पहले हो उस पे टैक्सेबल बन जाता है। एडवांस में है तो जिस साल रिसीव हुई उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा, ड्यू के बेसिस पे हम नहीं करेंगे। अगर बकाया है, एरियर है, तो जब ड्यू था अगर उस पर टैक्स दे चुके हैं तो फिर जब रिसीव हो रही है तब हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये 3 बातें थी। पर अगर हम प्रोविजंस पढ़ें तो प्रोविजंस एग्जैक्टली क्या कहते हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एग्जैक्ट प्रोविजन कहते हैं सेक्शन 15 क्लॉज ए के अंदर, एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट, दैट विल बी योर सैलरी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर से वो ड्यू हो गया है पिछले साल एसएससी को, तो भले वो पे किया गया या नहीं पे किया गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा एनी सैलरी पेड, आपको सैलरी पेमेंट हो गई या अलाउ कर दी गई कि आपको पेमेंट कर दी जाएगी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर के थ्रू या फॉर्मर एम्प्लॉयर के थ्रू, भले ही वो ड्यू नहीं हुई हो या ड्यू होने से पहले ही आपको रिसीव हो गई, तो वो आपको रिसीविंग पे ही इनकम मानी जाएगी और टैक्स देना होगा, दैट विल बी योर एडवांस, है ना। ड्यू या ड्यू होने से पहले जब आपको पैसा रिसीव हो जाता है तो ये आपकी एडवांस सैलरी होती है। तो ये यहाँ पे बी क्लॉज वो हो गया। सी क्लॉज क्या कहता है, एनी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन अ प्रीवियस ईयर, कोई बकाया सैलरी थी जो आपको अलाउ हुई है, जो आपको पे की गई है लास्ट ईयर, ठीक है, एम्प्लॉयर फॉरवर्ड एम्प्लॉयर के थ्रू, हम उसको दोबारा इनकम टैक्स में चार्ज नहीं करेंगे अगर वो अर्लियर मतलब प्रीवियस ईयर से पहले वो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है, मतलब ड्यू बेसिस पे अगर वो ऑलरेडी टैक्सेबल कभी हो चुकी है तो भले ही हमें वो पिछले साल रिसीव हुई है फिर भी हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। यही उनकी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चार्जिंग सेक्शन हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।